वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। आज जो हम मूवी लेकर आए हैं उसे तुरंत शुरू कर देंगे क्योंकि वीडियो जरा लंबी है, लेकिन ये मूवी इसका एक एक पल डिजर्व करती है। दोस्तों, ये कहानी है एक बुजुर्ग आदमी की जो सुबह उठता है तो इस सोच के साथ उठता है कि आज मैं किसकी आरती उतारूं, मतलब किस पर अपने खुन्नस निकालूं। तो कहानी की शुरुआत में वो एक सुपरमार्केट में जाता है और एक रस्सी लेता है। उसे 5 फुट की रस्सी चाहिए तो उस रस्सी से 5 फीट काट कर बिलिंग काउंटर पर जाता है, पर कैशियर 6 फीट की रस्सी का चार्ज लगा देता है। पूछने पर कहता है कि हमारे बिलिंग सॉफ्टवेयर में मिनिमम 6 फीट का चार्ज लगता है, मुझे बस 5 फीट चाहिए, तुम 5 फीट का चार्ज लगाओ, उससे ज्यादा पैसे मैं नहीं दूंगा। जाओ तुम अपने मैनेजर को बुलाओ पहले। सॉरी सर, मैनेजर तो लंच करने गए हुए हैं, क्या मैं असिस्टेंट मैनेजर को बुलाऊं? हाँ, उसी को बुला दो, देखता हूँ असिस्टेंट मैनेजर क्या उखाड़ लेता है। इस तरह खड़ूसी का एग्जाम्पल बनकर सामने आता है दोस्तों ये बुजुर्ग आदमी। असिस्टेंट मैनेजर भी आती है। बुजुर्ग पूछता है कि तुम कौन हो लड़की, आज स्कूल नहीं गई क्या? इस तरह से देखिए असिस्टेंट मैनेजर को भी चिढ़ाता ही है क्योंकि वो काफी यंग लड़की है। इन दोनों की आरती उतारने के बाद बुजुर्ग लौटता है अपने घर, जो कि रो हाउसेस में से एक है। सुबह उठकर फ्रेश होता है, चाय बनाकर पीता है, ठीक 6 बजे का इंतजार करते हुए अपनी घड़ी को देख रहा होता है। ठीक 6 बजते ही वो घर से निकलता है अपने रोज की वॉकिंग के लिए। बाहर न्यूज़पेपर पड़ा होता है लेकिन उसमें से सुसु की बदबू आती है। लगता है किसी कुत्ते ने आज फिर ये कांड किया। इस तरह कुत्ते को कोसते हुए वो सारे न्यूज़पेपर्स उठाकर कचड़े में डालने जाता है। वहाँ पर वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, प्लास्टिक्स वगैरह को अलग अलग डिब्बों में डालना होता है, लेकिन किसी बेवकूफ ने एक ही डब्बे में सब मिक्स करके डाला था। बुजुर्ग चिड़चिड़ा हो जाता है कि आजकल के जमाने में किसी को कोई डिसिप्लिन है ही नहीं, कहकर वो उस कचड़े को अलग अलग सही डब्बों में डालता है। ये सब करके वो बाहर निकलता है तो वहाँ किसी ने अपनी साइकिल गेट के आगे खड़ी की होती है, जबकि उसे दूसरी ओर खड़ा किया जाना चाहिए। वो उसे निकालकर दूसरी ओर लेकर जाता है तो इतने में साइकिल का ओनर आ जाता है और कहता है, सुनिए आप मेरी साइकिल क्यों निकाल रहे हैं? अरे तुम्हें दिखता नहीं क्या, साइकिल को इस तरफ रखना होता है, बेवकूफ कहीं का। ये डांट लगाकर बुजुर्ग निकल जाता है। वो लड़का भी बुजुर्ग को कुछ कहता है लेकिन धीरे से, ताकि उसे सुनाई ना दे। तब एक आदमी बड़ी अजीब तरह से वॉकिंग करके बुजुर्ग के सामने से निकलता है और कहता है कि हेलो ऑटो, कैसे हो? जी हाँ दोस्तों, अपने हीरो का नाम है ऑटो और उस अजीब से वॉकर का नाम हम वॉकर ही रखेंगे। एक घर में एक बुजुर्ग कपल रहते हैं जिनका आपस में बहुत ही प्यार है। दूसरी ओर एक औरत अपने डॉगी को वॉक पर लेकर जाती है तो ऑटो कहता है कि मुझे तो तुम्हारे डॉग पर शक है, जरूर वही रोज मेरे न्यूज़पेपर्स पर सुसु करता है। इस पर वो औरत उल्टा ऑटो को डांट देती है कि सुनिए भाई साहब, मेरा डॉग बड़ा डिसेंट है, समझे, किसी और कुत्ते ने सुसु किया होगा। वहाँ एक बोर्ड पे लिखा होता है कि यहाँ कुछ घर बिक्री के लिए है। पास ही में एक और बोर्ड पर लिखा होता है कि सिर्फ यहाँ पर रहने वाले लोग गाड़ी पार्क कर सकते हैं, बाहर वालों की गाड़ियां यहाँ पर अलाउड नहीं है। फिर ऑटो अपने काम पे जाता है। वो एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता है और आज ऑफिस में ऑटो का आखिरी दिन है क्योंकि वो रिटायर हो रहा है। वहाँ केक कटिंग करने के लिए ऑटो का बॉस उसे बुलाता है, कहता है आज आपका लास्ट डे है, ये आपके लिए एक छोटी सी सेंड ऑफ पार्टी है। आपने तो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली है ना, मतलब आप अपनी मर्जी से रिटायर हो रहे हैं, इसीलिए इस पर हमने लिखा हुआ है हैव फन। ऑटो कहता है तुम्हें मजाक सूझ रही है, तुमने मुझे नौकरी छोड़ने को कहा पर मैंने मना कर दिया तो तुमने मेरे वर्किंग आवर्स कम करवा दिए। फिर इस जोकर को, जिसे मैंने खुद ट्रेन किया, जिसे फोन को देखे बिना आज की तारीख पता नहीं होती, उसे मेरा सुपरवाइजर बना दिया, मेरी सैलरी कम कर दी। तुम लोगों के पागलपन से तंग आकर ही मैंने रिटायरमेंट को चुना, समझे, और तुम लोग कहते हो कि हैव फन। तब एक स्टाफ केक को कट करता है और वो भी ऑटो के फोटो को ठीक बीच से कट करता है। ऑटो चिढ़कर चला जाता है उससे कि क्या बेवकूफी है, अरे बूढ़ा जाए तो जाए, हमें तो केक खाने से मतलब है ना। ये कहकर सभी मजे से केक खाते हैं। ऑटो घर आ जाता है तो वहाँ पर एक डिलीवरी वैन खड़ी होती है। तब ऑटो उसको डांटता है कि तुम्हें वो बोर्ड नजर नहीं आया क्या, बाहर की गाड़ियां यहाँ पार्क नहीं की जा सकती। पर ड्राइवर उसकी बात को इग्नोर कर देता है। ऑटो घर पर पहुंचता है तो एक कॉल आता है। वो फोन उठाता है तो वो ऑटोमेटेड वॉइस कॉल होता है। फिर वो गुस्से में कॉल काट कर कहता है कि रोबोट वॉइस, हर तरफ रोबोट ही रोबोट है। फिर वो परेशान होकर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कॉल करके अपना कनेक्शन कट करने को कहता है और ये देखिए साथ ही घर का गैस कनेक्शन भी बंद करवा देता है। वो पूछते हैं कि क्या हो गया सर, घर शिफ्ट कर रहे हो क्या? ऑटो तो उन पर भी भड़कता है कि तुमसे जो कहा जाए ना वो करो, बेकार के सवाल जवाब मत करो। फिर ऑटो फर्श पर न्यूज़पेपर्स बिछाकर सीलिंग पर एक ड्रिलिंग मशीन से होल करता है और उसमें एक फांसी का फंदा फिक्स करता है। उसमें से वो सर घुसाने वाला होता है कि सामने की सड़क पर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसके साथ एक छोटा सा ट्रक अटैच किया होता है। चैन से मरने भी नहीं देंगे ये लोग। ये सोचकर ऑटो बाहर आता है और चिल्लाता है कि अरे बिना परमिशन के यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी करनी, कितनी बार कहा है। तो वहाँ पर एक मैक्सिकन कपल होते हैं जो शायद यहाँ रहने के लिए आए हुए हैं। पति को तो ठीक से पार्किंग करनी भी नहीं आती और बात बात पर गाड़ी को ठोक रहा होता है। ऑटो टेंशन में कहता है कि रुक जाओ, तुमसे नहीं होगा, बड़े आए पार्किंग करने वाले, नीचे उतरो, मुझे गाड़ी की चाबी दो। वो कहता है नहीं सर, ये पुश बटन से स्टार्ट होती है। क्या जमाना आ गया है, बिना चाबी की गाड़ी बताओ। ये कहकर ऑटो अंदर बैठता है और रिवर्स लेने के लिए पीछे मुड़ता है तो कपल की 2 छोटी बच्चियां बैठी होती हैं वहां पर। ऑटो ने हेलो कहता है
वो पूछती है कि आपका नाम क्या है, तो अपना हीरो कहता है ऑटो। वो कहती है अच्छा नाम है। फिर ऑटो गाड़ी निकालकर उसे पहले ही अटेम्प्ट में एकदम परफेक्टली पार्किंग कर देता है। इस तरह से पार्किंग करना होता है, समझे? ये कहकर ऑटो चला जाता है। फिर अपने घर में जाकर वो विंडो का स्क्रीन बंद कर देता है ताकि बाहर से फांसी का फंदा ना दिख जाए। लेकिन ये देखिए, तभी कोई दरवाजे पे नॉक करता है। अरे अब कौन आ गया? ऑटो दरवाजा खोलता है तो वो मैक्सिकन कपल आए होते हैं। अब तुम्हें क्या चाहिए? देखिए हम यहाँ पर नए नए हैं, सोचा ये मैक्सिकन फूड आपको देकर जाए, प्लीज मना मत कीजिए। लीजिए ना मिस्टर ऑटो। अरे ऑटो नहीं, ऑटो है मेरा नाम। हाँ मिस्टर ऑटो, वही तो कहा था मैंने। खैर इसे टेस्ट जरूर कीजिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। कहकर वो डिश वाला बॉक्स उसको दे देते हैं तो ऑटो उसे लेकर दरवाजा बंद करता है। लेकिन वो पैर बीच में घुस आते हैं तो ऑटो फिर दरवाजा खोलता है। वाइफ कहती है आपका नाम तो हमने जान लिया, पर आपको भी तो हमारा नाम जान लेना चाहिए। मेरा नाम है मैरिसोल और ये मेरे पति टॉमी। वैसे आप हमेशा इतने चिड़चिड़े क्यों रहते हैं? जरा फ्रेंडली बात नहीं कर सकते क्या? यही है मेरी फ्रेंडलीनेस, मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, समझे तुम लोग? उसकी आवाज में भड़ास होती है, लेकिन मैरिसोल कहती है हाँ हाँ समझ गए, आप बड़े फ्रेंडली हो। कहकर वो कोई टूल किट मांगते हैं। ऑटो का पास ही में गराज है जहाँ उसके कुछ टूल्स होते हैं। उनमें से एक सेट लाकर वो इन्हें देता है कि पूरा सेट रख लो, बस मुझे बार बार प्लीज परेशान मत करो। एंड अब दरवाजा बंद करके ऑटो अंदर जाता है तो करंट कट। ऑटो ने कहा था इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कट कर दो, सो कर दिया ईबी वालों ने। फिर वो उस मैक्सिकन फूड को खाने लगता है क्योंकि वो एकदम गर्मा गर्म था। वो वाकई में बड़ा टेस्टी होता है। पेट भर मैक्सिकन फूड खाकर वो फिर पहुंचता है फांसी के फंदे के पास। फंदे को अपने गले में पहन भी लेता है और लगता है उसकी जान निकलने वाली है। इसी बीच उसे कुछ फ्लैश की तरह दिखता है, शायद वो अपनी वाइफ को याद कर रहा है जो चल बसी थी। पर एक पॉइंट पर सीलिंग का एक हिस्सा ही टूट जाता है और ऑटो नीचे उसका मुंह सीधे न्यूज़पेपर पर पड़ता है जिसमें किसी फ्लावर बुके का बाय वन गेट वन फ्री वाला एड होता है। उसको देखकर न जाने ऑटो को क्या सूझी, वो उस फ्लावर्स की दुकान में जाकर बाय वन गेट वन ले लेता है और बुके को लेकर कब्रिस्तान जाता है जहाँ सोनिया नाम की कब्र पर वो फूलों को रखकर सुबह हुई बातें उसे बताने लगता है। हाँ, लगता है दोस्तों सोनिया उसकी वाइफ थी। वो कहता है ये वाला मेथड काम नहीं कर रहा है सोनिया, लगता है मुझे किसी गाड़ी के आगे ही मर जाना चाहिए। उस रात वो सोने की कोशिश करता है लेकिन नींद नहीं आती। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ऑटो आर्मी ज्वाइन करने जाता है। सारे टेस्ट्स खत्म करके वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए जाता है, लेकिन वहाँ उसकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम होती है जो कि उसके पापा को भी थी। इसी वजह से वो रिजेक्ट हो जाता है और आर्मी में उसे सिलेक्ट नहीं किया जाता। वो रेलवे स्टेशन जाकर अपने टाउन के लिए टिकट खरीद कर वेट कर रहा होता है। तब सामने वाले प्लेटफॉर्म पर एक लड़की भागती हुई नजर आती है जिसके हाथ से एक बुक गिर जाता है, लेकिन वो रियलाइज नहीं करती और ट्रेन में चढ़ जाती है। अब ऑटो उसे आवाज देता है लेकिन उसे सुनाई ही नहीं देती। ऑटो तुरंत उस प्लेटफॉर्म पे जाकर बुक उठाता है और उस ट्रेन में चढ़कर उस लड़की को ढूंढ भी निकालता है। अपना बुक पाकर वो काफी खुश होती है और कहती है आधा बुक पढ़ चुकी थी, अगर बाकी नहीं पढ़ती तो मेरा सर फट जाता। बुक लाने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। क्या आप रोज इसी ट्रेन से जाते हो? आइए बैठिए। इस तरह से वो ऑटो से बातें करने लग जाती है। ऑटो तो असल में ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली ट्रेन पकड़ने वाला था, लेकिन इस लड़की से बात करते हुए वो इसी ट्रेन में बैठ जाता है। तब टिकट चेकिंग ऑफिसर आता है और ऑटो का टिकट देखकर कहता है कि देखिए भाई साहब, आप गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं। ऑटो कहता है ओ सॉरी, मैं उतर जाता हूँ, लेकिन इस ट्रेन का टिकट कितने का आता है? ये कहकर वो इस ट्रेन का टिकट खरीदने के लिए पर्स टटोलता है। ओहो, उसके पास तो बहुत कम पैसे हैं। तब सोनिया उसे कुछ पैसे देकर उसका टिकट खरीद कर देती है। टिकट कलेक्टर बाकी चिल्लर देता है जिसे ऑटो उस लड़की को फिर दे देता है, पर वो कहती कोई बात नहीं, आप रख लीजिए। ऑटो भी रख लेता है और अब अचानक ऑटो की आंख खुल जाती है और उसके फ्लैशबैक का ये सपना बीच में रुक जाता है। गर्मी बहुत होती है तो वो फैन ऑन करता है, लेकिन ईबी कनेक्शन तो कट हो चुका है। फिर क्या था, वो उठकर मैरिसोल का दिया हुआ टिफिन बॉक्स उसके घर के आगे रखकर अपने घर के सामने से बर्फ हटाने में लग जाता है। तब वॉकर कहता है कि क्यों ऑटो जी, लंच के लिए मेरे घर आ जाइए। ऑटो तो उसे इग्नोर करके चला जाता है। तभी तेज म्यूजिक बजाते हुए एक गाड़ी वहां पर आकर रुकती है। ऑटो कहता है कि ये पब्लिक रोड नहीं है, आप यहाँ पर नहीं आ सकते। इस रो हाउस कम्युनिटी के बाहर जो रोड है उसी में घूमकर आपको दूसरी तरफ निकलना होगा। गाड़ी वाला कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। ये कहकर वो ऑटो की बात ना मानते हुए उसी रास्ते से जाता है। असल में ये रो हाउस कम्युनिटी काफी पुरानी है दोस्तों, इसी वजह से जब ऑटो ने फांसी लगानी चाही तो सीलिंग भी टूट गया। इन घरों के पास बिल्डर ने एक नई मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाई है और कम रेट पर उन्हें बेच रहा है। वो वहां जाने के लिए गाड़ियां या तो इस कम्युनिटी के बीच से यानी इस प्राइवेट रोड से झट से निकल जाती है या फिर उन्हें घुमावदार रास्ता लेना होगा। अब जाहिर सी बात है कि वो लोग शॉर्टकट ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, हालांकि ये प्राइवेट रोड भी है। इसी वजह से ऑटो को बड़ा गुस्सा आता है कि ये हमारी प्राइवेट रोड से क्यों जा रहे हैं। एंड अब ये देखिए, तब एक औरत बिल्ली को पत्थर मार रही होती है और कहती है ये मेरे छोटे से कुत्ते को काटने आया था। ऑटो कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई ना तो मैं तुम्हें काट दूंगा। इस तरह उसे भगाकर वो घर आता है जहाँ वो बिल्ली बैठी होती है। ऑटो उसे भी डांटता है कि इस घर में तुम्हारे लिए भी
जगह नहीं है, समझी, भागो यहाँ से। फिर वो सीलिंग के टूटे हिस्से को एक टेप से कवर कर देता है। तब वो मैक्सिकन कपल दोबारा आ जाते हैं और कल का लिया हुआ टूल सेट वापस लौटाते हैं। इस बार वो कोई और टेस्टी डिश बनाकर भी लेकर आए थे। वो डिश देकर ओटो से वो एक लैडर मांगते हैं। दरअसल वो विंडो ग्लास जाम हो गया है, अंदर से खुल नहीं रहा। सोचा बाहर से खोलने की कोशिश करेंगे। ओटो लैडर लेने अपने गैराज की ओर जाता है। अब वहाँ ओटो की पड़ोसन अनीता आ जाती है और कहती है मेरे घर का हीटर काम नहीं कर रहा, थोड़ा उसे ठीक कर दीजिए ना। ओटो तो चिढ़कर कहता है कि मेरे पास कोई और काम नहीं है क्या, किसी और से करवा लो जाओ। तभी मैरिसोल कहती है नहीं मिस्टर ओटो, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, किसी से इतनी सख्ती से बात करना आपको शोभा नहीं देता। ऐसी बातें सुनकर मेरे पेट में जो बच्चा है ना उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। ओटो और टॉमी लैडर लेने जाते हैं और इसी बीच मैरिसोल और अनीता की पहचान हो जाती है। मैरिसोल बताती है कि हम हाउस नंबर 206 में आए हुए हैं। तब अनीता भी बताती है कि इस तरह के रिपेयर का काम मेरा पति भी करता था, पर क्या करूं, अब वो कोई काम नहीं कर सकता। इस पर ओटो उसके पति को डांटता है कि ये सब तो उसे दिखावा करने से पहले सोच लेना चाहिए था ना। तब अनीता भी कहती है वो कुछ नहीं, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसको ओटो ने दिल पे ले लिया। अब दोस्तों ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं ये तो फिलहाल पता नहीं। इसी बीच टॉमी गैराज से कोई और चीज भी उठा लेता है। तो ओटो कहता है कि इसे क्यों उठाया भाई तुमने, तुम्हें तो बस लैडर चाहिए ना, वही लेकर जाओ, बाकी किसी चीज को हाथ मत लगाना। ये कहकर वो सभी को भगा देता है। और वो बिल्ली जो ओटो के इर्द गिर्द घूमती रहती थी वो ओटो की कार के नीचे घुसी होती है। ओटो उसे भगाता है लेकिन तब उसका पंजा ओटो के पैंट में फंस जाता है। ओटो कहता अगर मुझे काटा ना तो देख लेना। ये धमकी देकर वो धीरे से उसका पंजा अपनी पैंट से निकालता है और बिल्ली चली जाती है। फिर वो अनीता के घर पर जाता है जिसने हीटर ठीक करने के लिए ओटो को बुलाया था। वैसे तब तो ओटो ने मना कर दिया था लेकिन अब वो उसकी मदद करने के लिए जाता है। वो कहता है कि पिछली बार तुम मुझसे एक ट्यूब लेकर गई थी, वो अभी तक नहीं लौटाया तुमने, उसे लौटा दोगी तो मैं तब तुम्हारा हीटर ठीक कर दूंगा। तब अनीता के पति रूबेन को दिखाते हैं जो कि कई सालों से पैरालिसिस की वजह से व्हील चेयर पर है। तब अनीता ओटो को बताती है कि हमारा बेटा जापान में है, यहाँ पास ही में जो बड़ा अपार्टमेंट बन रहा है ना उसी जैसा अपार्टमेंट यहाँ भी बनाने वाले हैं और यहाँ के लोगों को अपना घर बेचने को कह रहा है वो बिल्डर। जब तक मैं जिंदा हूँ ना तब तक मैं रूबेन की देखभाल करती रहूंगी और इस घर को कभी नहीं बेचूंगी। लेकिन मेरे बाद मुझे डर है कि मेरा बेटा ये जगह उस बिल्डर को बेच देगा और यहाँ पर फिर बड़ा अपार्टमेंट खड़ा हो जाएगा। असल में दोस्तों रूबेन ओटो का बहुत ही क्लोज फ्रेंड है और न जाने कई साल पहले ऐसा क्या हुआ कि ओटो उससे नफरत करता है और आज तक उसे माफ करने को तैयार नहीं। अनीता की बात सुनने के बाद ओटो कहता है तुम्हें एक बात बताऊं, मैं भी अपनी वाइफ के पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा, पर मैं कुछ न कुछ करके उसके पास चला जरूर जाऊंगा। ये कहकर ओटो वहां से निकलने वाला होता है लेकिन तब रूबेन अचानक उस ट्यूब को पकड़ लेता है और ओटो को जाने नहीं देता क्योंकि वो ओटो की बातें सुन सकता है और उसे डर है कि ओटो अपनी जान लेने वाला है। पर ओटो उसके हाथ में एक बार मारकर ट्यूब लेकर निकल जाता है। घर जाकर वो कोई कॉइन उठाकर देखता है। असल में जब सोनिया से उसकी पहली मुलाकात हुई थी तो उसने ओटो के लिए टिकट खरीदा था और बाकी का जो चिल्लर था वो ओटो को रखने के लिए कहा था, याद होगा आपको। और ये वही कॉइन है दोस्तों जिसे ओटो ने आज तक संभाल के रखा हुआ है। फिर ओटो अपने गैराज में जाकर कार का इग्निशन ऑन करता है और इस बार वो धुएं के जरिए मरने का प्लान बना रहा है। गैराज का दरवाजा बंद करके वो आराम से कार में बैठ जाता है और मैरिसोल का दिया हुआ कोई फूड खाता है। चलो मरते वक्त इतना अच्छा खाना तो खाने को मिला। तब उसे फिर पुरानी बातें याद आती है तो ओटो सोनिया के साथ उस ट्रेन में जा रहा था, हालांकि उसे दूसरी ट्रेन पकड़नी थी जो अपोजिट साइड में जा रही थी। खैर ओटो अगले स्टेशन पर उतरने वाला था लेकिन इसी बीच ट्रेन किसी खराबी के कारण बीच में रुक जाती है। ओटो कहता है तो दोबारा कब मिलेंगे हम। सोनिया कहती है उसमें क्या है, कल ही मिल लेते हैं, क्या तुम मुझे डिनर पे ले जाओगे। ओटो मान जाता है। अगले दिन दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ओटो तो सिर्फ सूप पीता है लेकिन सोनिया मजे से कई सारे डिशेस ऑर्डर करके खा जाती है। वो पूछती है तुम और नहीं खाओगे क्या। ओटो कहता है नहीं मेरा पेट भर चुका है बस। पता है दोस्तों ओटो के पास उतने पैसे नहीं थे इसीलिए वो सोनिया की पसंद के डिशेस उसके लिए ऑर्डर करता है सिर्फ, लेकिन खुद सूप पीता है और वो भी कॉम्प्लीमेंट्री वाला। अब प्रेजेंट में कोई गैराज का दरवाजा पीटता है तो ओटो फिर चिढ़ जाता है कि यार ये चैन से मरने क्यों नहीं दे रहे मुझे। वो दरवाजा खोलता है तो वहां पर मैरिसोल खड़ी होती है, काफी टेंशन में वो भी। वो कहती है मेरा पति विंडो ठीक करने की कोशिश कर रहा था, नीचे गिर गया, काफी चोट आई है उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर गए हैं, क्या आप प्लीज मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दोगे। ओटो भी उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। मैरिसोल टॉमी को देखने जाती है और इसी बीच उसकी बेटियों को देखने का काम ओटो को करना पड़ता है। ओटो फिर बच्चों के साथ खेलने लगता है तो वहां पर एक क्लोन आता है और कहता है मुझे एक कॉइन दो, मैं उसे गायब करके फिर प्रकट कर सकता हूँ। ओटो उसे कॉइन देकर कहता है कि देखो ये मेरी वाइफ की निशानी है, अगर ये मुझे वापस नहीं मिला तो तुम्हारी जान ले लूंगा। वो भी लेकर उसे गायब कर देता है और फिर उसे वापस भी ले आता है। लेकिन फिर ओटो उससे लड़ता है कि ये वो वाला कॉइन नहीं है, मुझे मेरा ही कॉइन चाहिए। ये कहकर वो क्लोन को मारता है। दोस्तों बेचारा क्लोन जो सभी को हंसाता है आज वो रोने लग जाता है और अपनी वाइफ से लिपट जाता है कि इस आदमी ने मुझे मारा। मामला तो इतना बढ़ जाता है कि पुलिस तक पहुंच जाता है और वो ओटो को वॉर्न करके छोड़ देते हैं। महज एक छोटे से कॉइन के लिए ओटो को पुलिस केस हो गया, बताओ। इस पर मैरिसोल भी हंस पड़ती है।
आखिरकार ऑटो अपना असली कॉइन ले जरूर लेता है। टॉमी फिर दोस्तों कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक उसको वॉकिंग स्टिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो उसे भी लेकर सब घर आ जाते हैं। अगली सुबह मैरिसोल ऑटो को बुलाती है क्योंकि वो बिल्ली बर्फ में पड़ी होती है। लगता है ठंड में वो फ्रीज हो गई है। मैरिसोल ऑटो से कहती है प्लीज इसको अंदर ले जाइए ना, लेकिन ऑटो उसको नहीं लेता, पर वॉकर उसको ले लेता है और कहता है कि मैं इसका ख्याल रखूंगा। वह अब थोड़ा फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ऑटो ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली थी और कॉन्वोकेशन के लिए सोनिया भी आई होती है। उसी दिन कार में वो सोनिया को प्रपोज करता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। सोनिया हाँ कर देती है और अब प्रेजेंट में ऑटो मरने की एक और कोशिश करता है। रेलवे ट्रैक पर गिरकर ट्रेन के नीचे आने का प्लान बनाता है, लेकिन तब एक बुजुर्ग गलती से ट्रैक पर गिर जाता है। पर वहां खड़े लोग उसको बचाने के लिए नहीं उतरते, बल्कि सबके सब मोबाइल पर उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं और कोई रास्ता न पाकर ऑटो उस आदमी को बचाकर ऊपर ले आता है और तब सारे लोग उस बुजुर्ग पर ही फोकस करते हैं। ऑटो को कोई नहीं देख रहा होता है। ये मौका पाकर ऑटो ट्रैक पर उतर आता है और ट्रेन उसकी ओर बढ़ रही होती है, लेकिन फिर तभी कुछ लोग उसको पकड़कर ऊपर खींच लेते हैं। ऑटो फिर परेशान कि यार ये कोशिश भी फेल हो गई, लेकिन कई लोगों ने उसकी वीडियो रिकॉर्ड की थी जब वो उस बुजुर्ग आदमी को ट्रैक से निकाल रहा था। ऑटो घर आता है तो वो वॉकर जो कल बिल्ली लेकर गया था वो बिल्ली वापस करने आ जाता है क्योंकि बिल्ली की वजह से उसे एलर्जी हो गई थी। अब ऑटो सोनिया की कब्र पर जाकर कहता है अब मेरे भरोसे इस बिल्ली को छोड़ दिया उन लोगों ने, बताओ अब इसके वास्ते मुझे कुछ और दिन जिंदा रहना पड़ेगा, चलो रह लेता हूँ। वो घर आता है तो बिल्ली उसके बेड पर शान से बैठी होती है। ऑटो उसे नीचे उतारता है लेकिन वो वापस बेड पर चढ़ जाती है। काफी नटखट है शायद। अब अगले दिन मेलकॉम आता है जो कि रोज यहाँ न्यूज़पेपर डिलीवर करता है। ऑटो फिर उसे किसी बात पे डांट भी लगा देता है दोबारा, लेकिन तब उसे मेलकॉम की प्रॉब्लम समझ में आती है। वो कहता है कि सुबह सुबह वो न्यूज़पेपर डालता है, फिर वो पढ़ने जाता है और शाम को एक बार में पार्ट टाइम काम करता है। लंच टाइम में भी वो पास ही के पेट्रोल बंक में जाकर गाड़ियों को पेट्रोल डालता है और इस तरह उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। वो कहता है कि मैं पैदा तो लड़का ही हुआ था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं एक ट्रांसजेंडर बन रहा हूँ। मैं आपके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ सर, आपकी वाइफ मेरी टीचर थी। स्कूल में सब मेरे ट्रांसजेंडर होने का मजाक उड़ाते थे, लेकिन सोनिया टीचर ही थी जो मुझे सपोर्ट करती थी और सभी को समझाती थी कि इसे अब नॉर्मलिटी मत समझो। प्रकृति में सिर्फ मेल एंड फीमेल ही नहीं होते, इसके अलावा भी कई जेंडर आइडेंटिटीज होती हैं जिन्हें हम समझते नहीं और उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। ये गलत है और ऐसा करके हम प्रकृति को अपमान करते हैं। उन्होंने मुझे एहसास दिलाया, यानी सोनिया टीचर ने एहसास दिलाया कि मैं किसी से कम या ज्यादा नहीं हूँ, सबके सब बराबर हैं। उन्हीं की बर्ताव की वजह से बाकी स्टूडेंट्स और टीचर्स भी मुझसे नॉर्मली बिहेव करने लगे। मैं सोनिया टीचर को कभी नहीं भूल सकता सर। ओहो, सोनिया के बारे में इतनी अच्छी बातें सुनकर ऑटो का दिल पिघल जाता है और सोनिया के लिए उसके दिल में इज्जत और बढ़ जाती है। ऑटो पूछता है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इतने सारे काम क्यों कर रहे हो? वो कहता है वो एक्चुअली मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ सर, उसी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तब मैरिसोल वहाँ पर ड्राइविंग सीख रही होती है। वो ठीक से ड्राइव नहीं कर पाती और ऊपर से प्रेग्नेंट भी है। ऑटो को डर है यार कहीं वो गाड़ी ठोक न दे और उसके पेट में बच्चे को कुछ हो न जाए, इसीलिए वो सीधे मैरिसोल के घर चला जाता है कि किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हें सिखाऊंगा। इस पर वो बड़ी खुश होती है और शुरू होती है इनकी ट्रेनिंग। शुरू में तो वो काफी स्ट्रगल करती है, टेंशन में भी होती है। एक जगह सिग्नल पे रोक देती है, लेकिन जब सिग्नल ग्रीन होता है तो वो गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाती। पीछे से तो एक आदमी हॉर्न पे हॉर्न बजाता है। ऑटो शांत रहता है, लेकिन जब वो हॉर्न बजाना बंद नहीं करता तो वो उतरकर कार के पास आता है और उस आदमी की शर्ट पकड़कर कहता है कि देखो वो औरत प्रेग्नेंट है और उस हालात में भी वो ड्राइविंग सीख रही है। 1-2 मिनट ज्यादा रुक जाओगे तो क्या मर जाओगे तुम? आइंदा इस तरह गुंडागर्दी करने की कोशिश की तो खत्म कर दूंगा तुम्हें। इस तरह उसे धमकाकर वो कार में आता है और कहता है कोई जल्दी नहीं है, टेंशन मत लो, आराम से कार स्टार्ट करो। तुमने अपनी लाइफ में जो सहा है उसके मुकाबले ये कार चलाना तो कुछ भी नहीं। और यहाँ पर ऑटो उसे एक बहुत ही मोटिवेटिंग बात कहता है कि तुम खुद को कोई मामूली मत समझना। तुमने 2 बच्चों को जन्म दिया, तीसरे बच्चे को जन्म देने जा रही हो। लेबर पेन से ज्यादा दर्दनाक इस दुनिया में और कोई दर्द नहीं होता। उस दर्द को तुम 2 बार सह चुकी हो और तब भी तुम्हें डर नहीं लगा और तीसरे के लिए तैयार हो गई। क्या ये काफी नहीं है तुम्हारी ताकत और हिम्मत को दर्शाने के लिए? वैसे तुम्हारा पति किसी बच्चे से कम है, उसे भी तो तुम ही संभाल रही हो। इस तरह अपने पूरे परिवार को तुम ही तो सही रास्ते पर लेकर जा रही हो। वो सब तुम्ही पर तो डिपेंड है। जो औरत ये सब कर सकती है, क्या वो इस मामूली सी गाड़ी को नहीं चला सकती? लंबी सांस लो, रिलैक्स करो और आराम से सेट करो गाड़ी को, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑटो की बातें सुनकर उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर जाता है ना कि वो एकदम शांति से गाड़ी निकालती है और काफी स्मूथ चलाकर एक रेस्टोरेंट के पास गाड़ी को परफेक्टली पार्किंग कर देती है। उसका पति जो इतने सालों से गाड़ी चला रहा था वो भी पार्किंग में मार खा जाता है, पर ये नहीं खाई। फिर क्या था दोस्तों, दोनों अंदर जाकर केक काटते हैं और तब ऑटो अपनी वाइफ के बारे में बताता है कि सोनिया से वो कैसे मिला, उनकी किस तरह से शादी हुई। फिर हम दोनों ने उस कम्युनिटी में एक घर लिया और अनीता और उसके पति रूबेन उस वक्त हमारे काफी अच्छे दोस्त थे। रूबेन ने एक फोर्ड कार खरीदी, लेकिन मुझे फोर्ड एकदम खराब लगता था और मैंने खरीदी शेवरले कार। ये देखकर रूबेन ने मुझे नीचा दिखाने के लिए फोर्ड में उससे भी बड़ी कार खरीदी।
तब मैंने शेवरले में अगला मॉडल खरीदा। अब रुबेन ने इससे भी बेहतर फोर्ड कार खरीदने का प्लान बनाया था। इस तरह मैं बड़ा तो छोटा के चक्कर में कई साल बीत गए। रुबेन का बेटा पढ़ लिख कर नौकरी के लिए जापान चला गया। 12 साल बीत गए उसके गए हुए, पर वो एक बार भी अपने पेरेंट्स को देखने तक नहीं आया। तब तक कार्स को लेकर हमारी अनबन चल रही थी। एक दिन सुलह करने के लिए एक अच्छा सा शैंपेन लेकर मैं खुद उससे मिलने गया कि भाई अब दोनों अपनी ये बचकानी हरकतें छोड़कर फिर से पहले की तरह अच्छे दोस्त बने रहते हैं। वो चुपचाप शैंपेन बोतल लेकर मुझसे हाथ मिला सकता था कि हाँ यार तू ठीक कहता है, उन 2 ब्रांड्स के चक्कर में हम अपनी दोस्ती क्यों खराब करें। पर नहीं, उसे तो अपनी नई कार का डेमो देना था ना। उसने अपना गराज खोला और अपनी ब्रांड न्यू फोर्ड मुझे दिखाई। मुझे तो उतनी खास नहीं लगी, लेकिन फोर्ड ब्रांड पर उसका जो विश्वास था वो मुझे काबिल तारीफ लगा और मैंने उसे कांग्रेचुलेट भी किया। वो वहीं रुक जाता तो फिर भी ठीक था, लेकिन पता है गधे ने क्या किया? मार्केट में एक बढ़िया सी टोयोटा कार आई है, ये कहकर वो उसे खरीद कर लेकर आ गया। जो आदमी जिंदगी भर फोर्ड फोर्ड करता रहा, वो अचानक इस तरह टोयोटा कैसे खरीद सकता है बताओ? मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने अपनी शैंपेन बोतल वापस ली और अपने घर चला गया। अगर तुम्हें किसी चीज पर इतना विश्वास रहा हो, तुम्हें आखिरी तक उसे बनाए रखना चाहिए, है ना? जो एक पल में बदल जाए, ऐसे लोगों पर कोई विश्वास कैसे कर सकता है? इसीलिए मैंने तो उससे नाता ही तोड़ दिया। इस तरह ओटो अपना फ्लैशबैक बताता है दोस्तों। उस रात मैरीसोल और टॉमी डिनर के लिए बाहर जाना चाहते हैं और ओटो से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज हमारी बेटियों का ख्याल रखिए, हम जल्दी आ जाएंगे। ओटो कहता है मुझसे नहीं होगा। मैरीसोल के बहुत रिक्वेस्ट करने पर ओटो के पास और कोई रास्ता नहीं बचता, तो वो बच्चों के साथ खेलता है, उन्हें काफी सिखाता भी है। जब दोनों लौटते हैं तो छोटी बेटी के साथ अपना ओटो भी मस्त खेल रहा होता है। फिर ओटो अपने घर चला जाता है, लेकिन ये लोग देखते हैं कि इनके घर का डिश वॉशर जो खराब था उसे ओटो ने ठीक कर दिया था। अगली सुबह मेलकॉम न्यूज़पेपर डिलीवर करने आता है, लेकिन उसकी साइकिल की चेन काफी आवाज करती है। ओटो कहता है ठीक क्यों नहीं करवा लेते इसको? मेलकॉम कहता है मुझे करना नहीं आता। इस पर ओटो खुद ही उसे ठीक करता है दोस्तों। तब शेरी नाम की एक लड़की आती है और खुद को सोशल मीडिया जर्नलिस्ट बताती है। वो कहती है अरे याद है उस दिन आपने रेलवे ट्रैक पर एक बुजुर्ग आदमी की मदद की थी, उसी सिलसिले में आपका मैं इंटरव्यू लेने के लिए आई हुई हूँ। ओटो उसको डांटता है कि तुम लोग चुपचाप अपना काम क्यों नहीं कर सकते हैं? जब देखो दूसरों के मामले में ना घुसाते रहते हो, जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करना कुछ। और तब मैरीसोल वहां पर आती है। ओटो डर जाता है कि कहीं उसने गराज में वो सेटअप देख लिया जिसके जरिए उस दिन ओटो खुद जान लेने वाला था, तो मुसीबत हो जाएगी। इसलिए ओटो झट से शेरी को गराज में बंद कर देता है। वो अंदर से चिल्लाती है तो ओटो कहता है कि उस तरफ का दरवाजा खुला है, वहां से बाहर निकल जाओ। वो भी बाहर निकलती है और मैरीसोल को अपना कार्ड पकड़ा कर कहती है कि लगता है सर खराब मूड में है, जब वो शांत हो जाए तो उन्हें मेरा ये कार्ड दे देना। तब मैरीसोल ओटो को बताती है किसी को इस तरह बंद कर देना अच्छा लगता है क्या? वैसे आप हमेशा इतने चिड़चिड़े क्यों रहते हैं? मैंने ये सवाल आपसे पहले भी पूछा, पर आप बताते नहीं। आपकी वाइफ की मृत्यु को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आपने उनका कोट दीवार पे टांगा हुआ है, घर भी वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। मैं साफ सफाई में आपकी मदद कर दूं क्या? मरे हुए इंसान को कितने दिन जिंदा रख पाएंगे आप बताओ? लाइफ में मूव ऑन कर लेना ही चाहिए। अब ओटो उस पे गुस्सा करता है कि तुम क्या जानती हो हमारी लाइफ के बारे में? सोनिया से मिलने से पहले मेरी लाइफ बेकार चल रही थी और अब उसके बाद भी मेरी लाइफ बेकार ही चल रही है। मुझे एडवाइस मत दो और जाओ अपने घर। और तब वो बिल्डर दोस्तों इनके प्राइवेट रोड से होकर जाता है। इतना ही नहीं, बाहर की गाड़ियों को रोकने के लिए इन लोगों ने एक टोल गेट जैसा सेटअप करके रखा होता है। वो उसे क्रॉस करता है, लेकिन कम से कम उसे फिर बंद करके तो जा ही सकता था, पर वो ऐसा नहीं करता। तो ओटो उसको दोबारा डांटता है कि तुम में इतनी भी अकल नहीं है क्या? पर वो बड़ी गाड़ी में बैठकर अकड़ता है कि सुनो बूढ़े, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल जरूरत से ज्यादा बड़ा है, ज्यादा चिल्लाओगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। कहकर वो चला जाता है। ओटो भी चौंक जाता है कि इसे कैसे पता चला कि मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है। तभी ये सुनकर मैरीसोल भी परेशान हो जाती है, लेकिन ओटो उसे इग्नोर करके अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। पता नहीं बेचारी मैरीसोल कितने देर बाहर खड़ी रही। अब ओटो एक पालना पर अपना हाथ फेरता है। जब सोनिया प्रेग्नेंट थी तब ओटो ने अपने हाथों से ये पालना बनाया था। फिर वो ऊपर जाकर एक गन निकालता है और यहाँ एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उस वक्त सोनिया 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। वो नायग्रा फॉल्स देखना चाहती थी, तो ओटो और सोनिया उसको देखने जाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। अब प्रेजेंट में वो खुद को शूट करने वाला होता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि गन शॉट सुनकर बेचारी बिल्ली घबरा जाए, इसीलिए वो रेडियो पर कोई अच्छा सा म्यूजिक ऑन करके उसे पास रख देता है। वो बहुत ही सफाई से मरना चाहता है शायद, इसलिए उसने एक जगह को प्लास्टिक शीट से कवर किया होता है, ताकि जब वो शूट करे तो आसपास की जगह पर उसका खून ना छिड़के और वो कमरा खराब ना हो जाए। ये सब करके वो बीच में बैठकर खुद को शूट करने चाहता है और तब उसे वो दिन याद आता है और फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि नायग्रा से लौटते वक्त क्या हुआ था। दोनों बस में लौट रहे होते हैं और तब ओटो को बाथरूम जाना होता है, जो कि बस के अंदर ही होता है। ओटो बाथरूम चला जाता है। सड़क पर काफी बर्फ जमा थी उस समय। एक जगह पर बस अपना बैलेंस खोकर लुढ़क जाती है। अब क्योंकि ओटो बाथरूम में था, जो कि एक क्लोज्ड जगह थी, तो उसे ज्यादा चोट नहीं आती। वो बाहर निकलकर सोनिया को ढूंढता है, आखिर उसे देख लेता है और हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वो होश में तो आती है, लेकिन उसके गर्भ में जो बच्चा था वो अबॉर्ट हो जाता है।
दोनों बहुत दुखी होते हैं। इतना ही नहीं, सोनिया के पैरों पर काफी चोटें भी आई हैं, जिसकी वजह से वो कभी चल नहीं पाएगी। ये सारी बातें सोचते हुए प्रेजेंट में ऑटो खुद को शूट करने वाला होता है, लेकिन फिर से कोई दरवाजा नॉक करता है। वो जो भी है इस बार छोड़ूंगा नहीं उसको, ये सोचते हुए ऑटो दरवाजा खोलता है तो वहां पर खड़ा होता है मैलकॉम। गन देखकर तो वो डर जाता है, तो ऑटो कहता है मैंने इसको साफ करने के लिए निकाला है बेटा, डरो मत। तुम बताओ क्या काम था? सर क्या सिर्फ आज रात के लिए मैं आपके घर में रुक सकता हूँ? अरे ये क्या लॉज है जो हर कोई रहने आ जाए? तुम्हारे घर में जगह नहीं है क्या? वो सर मेरे पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। क्यों, तुम ट्रांसजेंडर हो इसीलिए? हाँ सर। ठीक है, तुम इस सोफे पे सो जाओ चलो। सुबह ऑटो उठता है तो मैलकॉम ने उसके लिए कॉफी, ब्रेकफास्ट सब तैयार करके रखा होता है। दोनों आराम से बैठकर खाते हैं। तो मैलकॉम पूछता है कि सर आपकी रोज की दिनचर्या क्या है? क्या मैं आज का दिन आपके साथ बिता सकता हूँ? ऑटो कहता है चलो ठीक है। सुबह उठकर दरवाजे के बाहर से बर्फ हटाना, रिसाइकिल बिन्स में कचरा अलग करके डालना, यहाँ की गाड़ियां ठीक से पार्किंग हुई या नहीं ये चेक करना, ये सारी बातें ऑटो उसको बताता है। और इस रोड पर अगर बाहर से कोई गाड़ी आती है ना मैलकॉम बेटा, तो वो इस गेट को बंद नहीं करते गधे कहीं के, उसे भी मैं चेक करके ठीक से बंद करता हूँ। इसी बीच वॉकर आता है और वो बड़े दुख के साथ कहता है रुबेन और अनीता का घर बिकने जा रहा है। उसका बेटा उसे बिल्डर को बेचने जा रहा है। बिल्डर ने उसको पैसे भी दे दिए हैं। कल उन्हें घर खाली करना होगा। रुबेन को पास ही के एल्डर केयर सेंटर में शिफ्ट करने वाले हैं। अनीता को पार्किंसंस डिसीज भी है। कुछ ही दिन में उनकी याददाश्त इतनी खराब हो जाएगी कि उन्हें अपना नाम तक याद नहीं रहेगा। ये सुनकर ऑटो शॉक हो जाता है कि ये बीमारी अनीता को कब से हुई। उन्हें तो पिछले साल से पता चल चुका था कि उन्हें पार्किंसंस है। ये हो ही नहीं सकता। 6 महीने पहले तो मेरी वाइफ मरी थी। अगर अनीता को पिछले साल ही पता था तो उसने जरूर मेरी वाइफ को बताया होगा और मेरी वाइफ ने मुझे। वॉकर कहता है कि आप लोग पहले से सोनिया की हालात को लेकर काफी दुखी थे और इसीलिए अनीता अपनी डिजीज के बारे में किसी को बताना नहीं चाहती थी और खासकर आपको परेशान नहीं करना चाहती थी वो, इसीलिए उन्होंने आपको और सोनिया को नहीं बताया था। ऑटो तुरंत अनीता और रुबेन के घर जाता है और कहता है मुझे वो सारे डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स और नोटिस दो जो इस घर को खरीदने के सिलसिले में उस बिल्डर ने तुम्हें भेजे हैं। अनीता कहती है उस वॉकर ने सब कुछ बक दिया ना? हाँ बक दिया। अच्छा किया उसने। तुम डरो मत, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं हूं ना तुम लोगों के साथ। फिर ऑटो रुबेन के पास जाकर कहता है कि सुन बे गधे, माफ कर दे मुझे, तुझसे मैं गुस्सा जरूर था लेकिन तेरा दुश्मन नहीं हूं मैं। हम दोनों मिलकर उस बिल्डर की ऐसी की तैसी करेंगे कि वो आइंदा किसी के भी घर को इस तरह छीनने की कोशिश नहीं करेगा। तुम हिम्मत रखो। अनीता उसे सारे डॉक्यूमेंट्स देती है और ऑटो एक कॉल करना चाहता है फिलहाल, पर अपना फोन लाइन तो उसने कब का कट कर दिया था क्योंकि उसने मरने का फैसला किया था। वो सीधे मैरिसोल के घर जाता है। वो भी काफी उदास बैठी होती है। ऑटो कहता है एक्सक्यूज मी, मुझे तुम्हारा फोन यूज करना है। वो कहती है नहीं यूज करने दूंगी। ये सुनकर ऑटो चौंक जाता है क्योंकि पहली बार उसने किसी से कुछ पूछा और उसने ना किया था। बताओ। वो पूछता है तुम मुझे ना कह रही हो? फिर वो ऑटो पर बरस पड़ती है, कल मैंने आपके दरवाजे को इतना पीटा, मैं कितनी डर गई थी पता है आपको? पता नहीं, मुझे लगा आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई है खतरनाक। एक औरत के मुंह पे इस तरह दरवाजा बंद कर दिया आपने, और वो भी प्रेग्नेंट औरत के साथ ऐसा बिहेव किया। बताओ। मेरी किसी भी बात का आप जवाब नहीं देंगे मुझे पता है। वैसे आप इस तरह हर किसी पर चिढ़ते क्यों हैं? घर का इलेक्ट्रिसिटी कट कर दिया, फोन लाइन कट कर दी। आप तो बड़े आदमी है ना, किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे, लेकिन जब आप फोन मांगेंगे तो मैं झट से आपको फोन दे दूंगी, है ना? यही सोच रहे हो ना आप? इस तरह डांटते डांटते वो रोती भी है। ऑटो को साफ पता चलता है कि मैरिसोल को उसकी कितनी फिक्र हो रही थी और पहली बार वो किसी के सवालों का ठीक से जवाब देता है और कहता है कि अनीता और रुबेन के घर उनसे जबरदस्ती छीना जा रहा है और वो छीन रहा है वो बिल्डर। उनके घर को बचाने के लिए मुझे कॉल करना है प्लीज। उस दिन शरी नाम की एक सोशल मीडिया जर्नलिस्ट आई थी, उसी को कॉल करना है मुझे। क्या अब मैं अंदर आ सकता हूँ? मैरिसोल भी कहती है हाँ, और वो ऑटो को अंदर ले जाती है। ऑटो शरी को कॉल करता है और आगे क्या करना है इसका भी प्लान बना लेता है। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक्सीडेंट के बाद जब सोनिया जरा ठीक हो जाती है तो ऑटो उसे घर ले आता है, पर अब सोनिया चल नहीं सकती। तब से लेकर सोनिया की मौत तक, यानी सोनिया के 55 साल की उम्र तक, ऑटो ने ही उसके लिए सब कुछ किया था। इसी बीच उन रो हाउस ओनर्स एसोसिएशन की एक मीटिंग होती है जिसका प्रेसिडेंट था ऑटो ही, लेकिन उस मीटिंग में बिल्डर ने सोनिया के बारे में कुछ गलत कहा था जिस पर ऑटो को गुस्सा आया और उसने बिल्डर का शर्ट पकड़ लिया। इसी वजह से ऑटो को एसोसिएशन प्रेसिडेंट की पदवी से हटा दिया गया। ऑटो को उस बिल्डर से सख्त नफरत है और उसके बाद से ऑटो ने एसोसिएशन मीटिंग में जाना ही बंद कर दिया था। प्रेजेंट में ऑटो मैरिसोल को बताता है कि मेरी वाइफ की मौत के बाद मुझे जीना नहीं था, मैंने मरने का फैसला कर लिया था, इसलिए मैंने घर की इलेक्ट्रिसिटी, गैस, फोन सारे कनेक्शंस कट करवा लिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी सोनिया चाहती है कि मैं कुछ और दिन जीऊं। मेरे ऊपर ऐसी कुछ जिम्मेदारियां आ गई हैं जिन्हें मुझे पूरा करना होगा, इसीलिए फिलहाल तो अपनी जान में नहीं लेने जा रहा। इस तरह ऑटो से सब कुछ बता देता है। अब ऑटो का दिल फाइनली हल्का भी हो जाता है। अगले दिन बिल्डर आता है और वो पुलिस को साथ लेकर आया था। वो कहता है कि देखो ऑटो, तुमने अगर कोई भी अड़चन पैदा की तो अरेस्ट कर लिए जाओगे। ऑटो कहता है कि अरे मैं कहाँ कुछ करने वाला हूँ, मैं तो यहाँ पर जो होगा बस उसका तमाशा देखूंगा
रखूंगा, कहकर ऑटो आराम से बैठ जाता है। तब अनीता कहती है कि अगर किसी ने मेरे पति को हाथ भी लगाया तो उसके हाथ काट दूंगी। बिल्डर कहता है, देखिए अनीता जी, आपको है पार्किंसंस, आपके पति पैरालाइज्ड है, ऊपर से आपके बेटे को हमने इस घर का दाम तक देकर सेटल कर दिया है, अब ये प्रॉपर्टी हमारी है, प्लीज बाहर निकल जाइए आराम से। और तब शैरी भी आ जाती है और यहाँ जो कुछ हो रहा है उसकी लाइव वीडियो शूट करने लगती है। मैरिसोल भी हाथ में फोन लिए रिकॉर्ड करती है। तब वो अनीता से कहता है, यानी कि बिल्डर, कि इस उम्र में और वो भी इस हालत में आप दोनों का यहाँ कौन ख्याल रखेगा। वॉकर कहता है कि ये दोनों मेरे गॉड पेरेंट्स हैं और इनका मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन अनीता जी, आपका बेटा तो घर बेच चुका है। शैरी कहती है, वो बेटा जो 10-12 साल से ये देखने तक नहीं आया कि उनके पेरेंट्स जिंदा है या मर गए, उसे इनके घर को बेचने का हक किसने दिया, आपने? इस तरह शैरी भी बिल्डर को लॉक करती है और कहती है, लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं सोशल मीडिया जर्नलिस्ट हूँ, समझ गए आप? अब बिल्डर रियलाइज करता है कि पानी सर के ऊपर निकल चुका है, अब यहाँ पर अपनी दाल नहीं गलेगी। वो तुरंत ही चला जाता है वहां से। ऑटो फिर रूबेन से कहता है कि अपना काम संपन्न रहा, तुम्हारा घर बच गया। सभी बड़े खुश होते हैं और तब ऑटो अचानक से बेहोश हो जाता है। सब मिलकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। मैरिसोल उसके पास ही बैठी होती है। मैरिसोल डॉक्टर से पूछती है, वैसे इनकी तकलीफ है क्या? तब डॉक्टर बताती है कि इनको एक ऐसा हेल्थ कंडीशन है जिसमें दिल हद से ज्यादा बड़ा हो जाता है, टू बिग हार्ट। सुनकर मैरिसोल हंस पड़ती है कि जो आदमी हमेशा हर किसी से चिढ़कर बात करता है उसका बड़ा दिल भी है क्या? हंसते हंसते उसका लेबर पेन शुरू हो जाता है और फिर क्या था, उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और वो एक प्यारे से लड़के को जन्म देती है। घर आकर सभी सेलिब्रेट करते हैं और तब ऑटो भी वहां पर आता है और मैरिसोल के बच्चे के लिए वो पालना लेकर आता है जो उसने अपने हाथ से अपने बच्चे के लिए बनाया था। सच में बड़ा दिल है यार ऑटो का। फिर वो बच्चे को ऑटो के हाथ में देते हैं। ऑटो को अजीब फील होता है क्योंकि उसने कभी इतने छोटे बच्चे को हाथ में नहीं लिया था। उसे अंदर अजीब सा चैन मिलता है और ये चैन और खुशी उसे नसीब हुई थी मैरिसोल की बदौलत। ऑटो को अब भी अचानक दिल में दर्द होता है लेकिन कुछ देर में वो ठीक भी हो जाता है। अब एक दिन की बात है, ऑटो मैरिसोल, टॉमी और उनके पूरे परिवार को सोनिया की कब्र पर लेकर जाता है और सोनिया से सबका परिचय करवाता है। अब वो अपनी सीलिंग को भी पूरी तरह से बंद करके पेंट कर देता है। सोनिया का कोट, उसकी बाकी चीजें पैक करके डोनेट कर देता है। पूरे घर की सफाई कराता है जैसा कि उस दिन मैरिसोल ने कहा था कि मूव ऑन कर लो। फिर वो अपना वसीयतनामा लिखता है। वो मैल्कॉम को एक दिन अपने गराज में लेकर आता है और अपनी कार के बारे में सब कुछ बताता है कि उसे किस तरह से ऑपरेट करना है, इंजन को कैसे मेंटेन करना है, वगैरह वगैरह। और आखिर उसे अपनी कार की चाबी भी दे देता है। सर, क्या सच में आप मुझे कार दे रहे हैं? वो कहता है कि हाँ। खुशी के मारे मैल्कॉम तो ऑटो से लिपट जाता है लेकिन अपनी कार उसे देकर ऑटो एक बहुत ही बढ़िया और बड़ी कार खरीदता है जिसके पीछे ट्रंक स्पेस काफी ज्यादा है, लगभग एक छोटे ट्रक की तरह। फिर मैरिसोल और उसके परिवार को लेकर एक लंबी राइड पे जाता है। ऑटो मैरिसोल के परिवार का ही अब एक हिस्सा बन जाता है और तो और मैरिसोल के घर पर उनकी फोटो से ज्यादा ऑटो की फोटोज होती है। इस तरह दिन गुजरते हैं। एक दिन की बात है, सुबह कोरियर डिलीवरी के लिए गाड़ी आकर रुकती है। नॉर्मली तो ऑटो उस ड्राइवर को काफी डांटता था कि अंदर पार्क क्यों किया, लेकिन आज ऑटो घर से बाहर ही नहीं निकला होता। इतना ही नहीं, ऑटो रोज अपने दरवाजे के बाहर जो बर्फ जमी थी उसे हटाता था, लेकिन आज वो काम भी नहीं हुआ। ये देखकर मैरिसोल और टॉमी घबरा जाते हैं और तुरंत उसके घर की ओर भागते हैं। वो ऊपर ऑटो के बेडरूम में जाकर देखते हैं, ओह नो, ऑटो मरा पड़ा होता है। मैरिसोल और टॉमी बहुत ज्यादा रोते हैं। वहां मैरिसोल के लिए एक लेटर लिखा होता है। असल में ऑटो ने अपनी प्रॉपर्टी टॉमी और मैरिसोल के परिवार के नाम कर दी थी, लेकिन उसने कुछ शर्तें भी रखी होती हैं कि किसी भी हाल में वो इस घर को उस बिल्डर को नहीं बेचेंगे। दूसरी ओर बहुत ही इंपॉर्टेंट शर्त, मैंने जो नई गाड़ी खरीदी है उसे कतई अपने पति को चलाने मत देना। ऐसा इसीलिए क्योंकि ऑटो जानता है कि टॉमी कितना खराब ड्राइव करता है और पार्किंग की तो पूछो ही मत। मेरी मानो तो मैरिसोल, तुम गाड़ी को खुद ही चलाना, किसी को चलाने मत देना क्योंकि तुमसे अच्छा ड्राइवर कोई हो ही नहीं सकती। और मेरा फ्यूनरल जरा सिंपल रखना। इस तरह की शर्तें लिखकर ऑटो स्वर्ग सिधार गया था। सब मिलकर ऑटो का सिंपल सा फ्यूनरल करते हैं। शरी के चैनल पर लोकल हीरो नाम का एक प्रोग्राम होता है जिसमें वो ऑटो के बारे में बहुत कुछ बताती है और उसे इंटरव्यू दे रहा होता है अपना वॉकर। वो बताता है कि ऑटो सुबह उठकर इस कम्युनिटी के लिए जो काम करते थे, मतलब बर्फ साफ करना, पार्किंग पर ध्यान रखना, इस तरह की सभी ड्यूटीज अब से मैं और मैल्कॉम करेंगे। फिर वो केक काटते हैं और उसमें ऑटो की फोटो को बिना ठेस पहुंचाए वो एक कोने में कट करते हैं। इसी बीच रूबेन, जो काफी पैरालाइज्ड था,
वो अब जरा बात करने लगा है। ओटो के घर में एक बिल्ली पल रही थी। अब उसके साथ ही ये लोग एक डॉगी भी पालने लगे हैं। मैरिसोल का परिवार जो रेंटेड घर में रह रहा था वो अब ओटो के घर में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब वो इस घर के ओनर बन चुके हैं। जब वो कहीं बाहर जाते हैं ना, तो मैरिसोल गलती से भी टॉमी को गाड़ी ड्राइव करने नहीं देती और कहती है कि ओटो ने मुझ पर विश्वास किया, उससे मैं तोड़ नहीं सकती, तुम साइड हटो, ड्राइव तो मैं ही करूंगी। आखिर में ओटो और सोनिया की कब्रों को दिखाते हैं। सोनिया के पास ही ओटो को दफनाया गया था। और इसी के साथ दोस्तों, अ मैन कॉल्ड ओटो नाम की ये गुड फील मूवी यहाँ पर खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि ये मूवी आपको बहुत ही टचिंग लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।